आज थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीट्स या जिनको हम कहते हैं इंथैल्पीज ऑफ रिएक्शन। हमने इंथैल्पी जो पढ़ा है और इंथैल्पी चेंज पढ़ा है। अब ये जो इंथैल्पी है वो कितनी तरह की होती है वो हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है इंथैल्पी ऑफ कंबशन। सो व्हाट इज इंथैल्पी ऑफ कंबशन? फ्रॉम द नेम ओनली इट इज क्लियर कि हमने कंबशन रिएक्शन यहां पे लेनी है। कंबशन मीन्स जब किसी सब्सटेंस को हम बर्न करते हैं, तो यहां हमने 1 मोल सब्सटेंस को बर्न करना है। तो जो 1 मोल सब्सटेंस बर्न करते हैं तो अमाउंट ऑफ हीट जो इवॉल्व होती है उस हीट को हम क्या कहते हैं? इंथैल्पी ऑफ कंबशन कहते हैं, एंड डिनोटेड बाय अ सिंबल डेल्टा सी एच से हम इसको डिनोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कार्बन को जब हम बर्न करते हैं ऑक्सीजन के साथ, एंड आई एम राइटिंग कार्बन मोनोक्साइड बनता है, दैट मीन्स बैलेंसिंग के लिए वी विल राइट हाफ ऑक्सीजन। इस रिएक्शन में इंथैल्पी चेंज की वैल्यू है 110.5 किलो जूल्स पर मोल। एंड दिस अनदर एग्जाम्पल, carbon when we burn with oxygen and we are forming carbon dioxide, then in this reaction delta H is minus 393.5 kilojoules per mole, and I'm writing this as delta CH. इसको मैंने इंथैल्पी ऑफ कंबशन लिखा है, इसको मैं इंथैल्पी ऑफ कंबशन नहीं लिख रही हूं। इसका रीजन ये है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इंथैल्पी ऑफ कंबशन, जब 1 मोल सब्सटेंस को हम बर्न करते हैं, अब दोनों केसेस में हमारे पास 1 मोल कार्बन है, 1 मोल कार्बन को हम बर्न कर रहे हैं। लेकिन इस डेफिनेशन में एक वर्ड और आता है, व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज कंप्लीटली बर्न्ड। जब 1 मोल सब्सटेंस को हम कंप्लीटली बर्न करते हैं तो अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड इज नोन एज इंथैल्पी ऑफ कंबशन। मीन्स ये सब्सटेंस पूरी तरह से बर्न होना चाहिए। तो जब हम कार्बन को कंप्लीटली बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। कार्बन मोनोऑक्साइड तब बनती है व्हेन कार्बन इज बर्निंग इनकम्प्लीटली। यहाँ सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन नहीं है, एयर नहीं है, देयर इज इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। सो कार्बन यहाँ पे इनकम्प्लीटली बर्न कर रहा है। This reaction delta H is not enthalpy of combustion. In this example, carbon burns completely, so this is enthalpy of combustion. Next is calorific value of food and fuels. Food और fuels जो होते हैं, they also burn. अब फूड और फ्यूल अगर हम बर्न करते हैं तो इनकी बर्निंग में जो हीट इवॉल्व होती है उसको हम इंथैल्पी ऑफ कंबशन ना यूज करके वी यूज अ टर्म कैलोरिफिक वैल्यू फॉर दिस। अब क्या डिफरेंस है कैलोरिफिक वैल्यू में एंड इन इंथैल्पी ऑफ कंबशन में? डेफिनेशन में एक चेंज आता है। यहां पे हम लिखते हैं व्हेन 1 ग्राम ऑफ फूड और फ्यूल बर्न्स कंप्लीटली। जब हम 1 ग्राम फ्यूल या फूड को कंप्लीटली बर्न करते हैं तो अमाउंट ऑफ हीट जो इवॉल्व करती है दैट इज नोन एज कैलोरिफिक वैल्यू। सो इन डेफिनेशन चेंजेस, इन कैलोरिफिक वैल्यू वी यूज 1 ग्राम, while in enthalpy of combustion we write 1 mole. For example, glucose is C6H12O6. जब हम इसको बर्न करेंगे वी विल गेट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये सब्सटेंस हम जो है बर्न कर रहे हैं। इसको बैलेंस करेंगे। नाउ दिस इज 1 मोल ग्लूकोज। अगर हम 1 मोल ग्लूकोज को कंप्लीटली बर्न करते हैं
the amount of heat evolved is called enthalpy of combustion. अब यहां पे enthalpy of combustion की वैल्यू कितनी है? -2840. लेकिन क्योंकि ये फूड है तो हम इसमें क्लोरिफिक वैल्यू भी यूज कर सकते हैं. क्लोरिफिक वैल्यू के लिए वी विल नॉट टेक 1 मोल, वी विल टेक 1 ग्राम. एंड 1 मोल ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास जब हम कैलकुलेट करते हैं, मोलर मास, इट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 180 ग्राम. तो क्या हम ये कह सकते हैं कि 1 मोल ग्लूकोज या 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज को जब बर्न किया कंप्लीटली तो इतनी हीट इवॉल्व की? अगर हम 1 ग्राम ग्लूकोज को बर्न करते हैं तो हाउ मच ऑफ द हीट विल इवॉल्व? -2840 अपॉन 180. अगर हम मोलर मास के साथ डिवाइड करते हैं इंथैल्पी ऑफ कंबशन को तो दैट विल चेंज इनटू द कैलोरीफिक वैल्यू. नाउ दिस इज किलोजूल्स पर ग्राम. तो अगर 1 ग्राम सब्सटेंस को हम कंप्लीटली बर्न करेंगे then amount of heat evolved is actually known as calorific value. और जब हम 1 मोल को बर्न करते हैं then that is known as enthalpy of combustion. So this is the main difference in enthalpy of combustion and in calorific value. So this is the first term. Moving on to the next term. Next term हमारे पास है enthalpy of formation. Now again from this term it's clear we are talking about formation of a substance. When we are forming a substance, और जब हम substance बना रहे हैं तो how much substance we will form? 1 mole substance we will form. According to the definition, amount of heat evolved or absorbed. अब formation में substance की heat evolve भी कर सकती है और हीट एब्जॉर्ब भी हो सकती है, लेकिन कंबशन में हमेशा हीट क्या होती है? इवॉल्व होती है. सो अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज फॉर्म्ड. कितना सब्सटेंस बनाना है हमने? 1 मोल. नाउ सी द नेक्स्ट पार्ट. फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स. सब्सटेंस को बनाना किससे है? फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स अंडर गिवन कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर. तो इसको हम क्या कहते हैं? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, डिनोटेड बाय डेल्टा एफ एच. यहां मैंने लिखा अंडर गिवन कंडीशंस. अगर कंडीशंस हमारी स्टैंडर्ड होंगी, टेम्परेचर 298 केल्विन होगा and pressure is 1 bar pressure, then this enthalpy of formation is called standard enthalpy of formation. और उसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा एफ एच नॉट. ये नॉट साइन का मतलब है दिस इज कैलकुलेटेड अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड हेंस दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड enthalpy ऑफ फॉर्मेशन. अब इसको मैं क्लियर करती हूँ. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स? फॉर एग्जाम्पल हमने बनाना है, लेट्स से कार्बन डाइऑक्साइड हम फॉर्म कर रहे हैं. इस सब्सटेंस को हम बना रहे हैं 1 मोल. 1 मोल ऑफ सब्सटेंस वी आर फॉर्मिंग फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स. फॉर्मूले में कौन से एलिमेंट्स है कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्मूले में? कार्बन एंड ऑक्सीजन. तो इसको बनाना है फॉर्मूला देख के सब्सटेंस का कौन से एलिमेंट्स मेंशन है, उन एलिमेंट से हम इसको बनाएंगे 1 मोल. अब ये एलिमेंट्स लिखने कैसे हैं हमने? द वे दे एग्जिस्ट इन नेचर. कार्बन एग्जिस्ट एज सी इन नेचर while oxygen is gas, so it exists in a molecular form in nature. तो जब हम 1 मोल सब्सटेंस को बनाते हैं from its elements, amount of heat evolved or absorbed is known as enthalpy of formation. अब हमें इस रिएक्शन की डेल्टा एच वैल्यू पता है, enthalpy of combustion भी यहाँ पे हो रही है and enthalpy of formation of carbon dioxide is there and we know the value is minus 393.5 kilojoules per mole. अब difference क्या है combustion or formation? If we are saying we are burning 1 mole of carbon,
1 मोल कार्बन को बर्न कर रहे हैं, देन दिस इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन. बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट फॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंस, आई एम टॉकिंग अबाउट फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. तो जब फॉर्मेशन की बात करूंगी, देन दिस वैल्यू विल बी नोन एज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की. न्यूमेरिकल्स में ये यूज में आएगा. मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट वीडियो में मैं न्यूमेरिकल्स को कवर करूंगी. किसी भी रिएक्शन की डेल्टा एच नॉट ऑफ एनी रिएक्शन, एंथैल्पी चेंज ऑफ एनी रिएक्शन अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस is equal to sum of enthalpies of formations under the standard conditions of products minus sum of enthalpies of formations of reactants under standard conditions. तो अगर हमारे पास प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स की इंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशंस गिवन है न्यूमेरिकल में, हम इस फॉर्मूले में उन वैल्यूज को फिल करके उस रिएक्शन की इंथैल्पी चेंज को कैलकुलेट कर सकते हैं. सो दिस फॉर्मूला विल बी वेरी हेल्पफुल इन द न्यूमेरिकल्स. दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशंस. दिस इज आवर सेकंड टर्म, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टर्म, which is third one, enthalpy of neutralization. Now again, in this term, this word neutralization, this will help us to understand what is enthalpy of neutralization. Means we are talking about neutralizing a substance. A neutralization we use it for acid और base के केस में यूज करते हैं. जब हम एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं बेस से, या बेस को न्यूट्रलाइज करते हैं विद एन एसिड, उस रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं. सो इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एन एसिड बाय बेस, और वी कैन से बेस बाय एन एसिड ऑल्सो. आई एम राइटिंग एसिड बाय अ बेस इज द हीट चेंज. लेकिन ये हीट चेंज भी जो होती है, दिस इज हीट इवॉल्व्ड, बिकॉज neutralization reactions are exothermic, so heat will be evolved in these reactions. Now in the definition there is when 1 gram equivalent of an acid is neutralized by a base. Acid is neutralized by a base. अब definition में हमारे पास 1 gram equivalent substance है एसिड और इट इज योर बेस. सिंस आई एम राइटिंग एसिड बाय अ बेस, तो यहां मैंने लिखा है 1 gram equivalent of an acid. और अगर मैं यहां पे लिखती हूं बेस बाय एन एसिड, आई विल राइट हियर 1 gram equivalent of base when it is neutralized by an acid. अब इस डेफिनेशन को दोबारा से देखते हैं. व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन? एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन of an acid by base is the heat evolved when 1 gram equivalent of an acid is neutralized by a base. For example, अगर हम 1 gram equivalent acid लेते हैं HCl और इसको न्यूट्रलाइज करते हैं विद 1 gram equivalent NaOH के साथ, और वाइस वर्सा कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट NaOH लिया और उसको न्यूट्रलाइज किया विद 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एन HCl, देन 57.1 किलो जूल्स ऑफ हीट विल इवॉल्व. हीट विल इवॉल्व. अब इस रिएक्शन को लिखते हैं. लेट्स से NaOH and HCl, when they are reacting, we get salt NaCl and we are getting water. We have taken here 1 gram equivalent of HCl. 1 gram equivalent HCl को न्यूट्रलाइज करने के लिए we need 1 gram equivalent of base. और इस केस में डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा NeUTH के साथ. How much of heat is evolving?
minus 57.1 kilojoules per mole of heat will evolve in this case. कोई भी strong base को जब हम strong acid के साथ react करवाते हैं 1 gram equivalent, तो हमेशा हमारे पास delta H neutralization is minus 57.1. This is very important question. For any strong acid neutralization with strong base or vice versa, the amount of heat evolved, that is enthalpy of neutralization, is always minus 57.1 kilojoules. अब ये क्वेश्चन का आंसर क्या है हमारे पास? रीजन इज स्ट्रॉन्ग एसिड जब हमने लिया, दिस इज स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ इसको न्यूट्रलाइज किया, एंड वी आर गेटिंग सॉल्ट एंड वाटर इन दिस रिएक्शन. स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है दैट डिसोसिएट्स कंप्लीटली, strong base also dissociates completely, and salts also dissociates completely in aqueous solution. If they dissociate completely, that means I can write NaOH as Na plus and OH minus, and HCl when dissociates it will form H plus and Cl minus, and this salt also dissociates completely. So this changes to Na plus plus Cl minus, and water is molecular, it is H2O. So this dissociates completely, so this goes towards product side, so equal number is there, this will cancel out each other. Then Cl minus also equal amounts on both the sides because they dissociate completely, so they cancel out each other. So what is left is OH minus and H plus forming water. Now how much water is forming here? 1 mole of water is always forming when we have this reaction between strong acid and the strong base. Always we are getting 1 mole of water. So every time if we get 1 mole of water only, that means the enthalpy of this reaction will always remain the same, which is minus 57.1 kilojoules per mole. This is the reason why we have always the same value whenever we are doing a neutralization of strong base with strong acid, because they dissociate completely, they are forming salt, this also ionizes completely, and then we are getting the water. After ionization, Na plus, Cl minus will cancel out, and we are just left every time in strong acid and strong base with OH minus and H plus, and the number is such that we are always getting 1 mole of water. So enthalpy of neutralization here is always the same. Moving on to the next term, that is the enthalpy of solution. Enthalpy of solution, which is denoted by delta SOL H naught. Naught means under the standard conditions we are writing. So what is enthalpy of solution? This is the enthalpy change. Enthalpy change here can be the heat evolved or it can be the heat absorbed. जब solution हम बनाते हैं तो उसमें heat evolve भी कर सकती है और heat absorb भी कर सकती है depending on the substance. But according to definition, how much substance we have to dissolve? 1 mole of substance when it is dissolved. अब dissolve किस में करना है? In a solvent. तो solvent कितना लेंगे? In a specified amount of solvent. In a specified amount of solvent. Then the heat will evolve or heat will absorb. That heat evolved or absorbed is known as enthalpy of solution. अब इसमें हमारे पास है, फॉर एग्जांपल अगर हम कोई सब्सटेंस लेते हैं, लेट्स से AB, ये हमारे पास एक सल्यूट है AB विच इज़ इन अ सॉलिड स्टेट. जब हम इसको सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो 1 मोल हमने ये लिया है. हीट इवॉल्व या एब्जॉर्ब को हम इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन बोलेंगे, एंड व्हेन वी आर डिसॉल्विंग इट इन अ सॉल्वेंट, लेट्स से सॉल्वेंट इज वाटर,
तो वाटर में ये डिसोसिएट कर जाएगा इनटू आयंस एंड दिस बिकम्स एक्वस एंड दिस आल्सो बिकम्स एक्वस. सो जब सल्यूट को स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में हमने डिसॉल्व कर दिया, द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड इज कॉल्ड इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन. इस रिएक्शन को हम 2 स्टेप्स में लिखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हमारा सल्यूट है सॉलिड, ये पहले डिसोसिएट करता है इनटू A+ एंड B-, लेकिन फर्स्ट इट इज इन गैसियस स्टेट. जब ये ब्रेक करेगा तो इस टाइम पे जो हीट इवॉल्व करती है दैट इज नोन एज इंथैल्पी. विच इंथैल्पी? दैट इज द लैटिस एनर्जी. दिस इज द लैटिस एनर्जी. जब आयनिक कंपाउंड को डिसोसिएट किया, उसके लैटिस को ब्रेक किया और वो आयंस में चेंज हुआ, दैट एनर्जी इज नोन एज द लैटिस एनर्जी. फर्स्ट स्टेप में ये बनेगा. आफ्टर दैट these ions will dissolve in water and now this energy is known as enthalpy of hydration. उसके बाद ये जो है डिसॉल्व कर जाता है कंपाउंड हमारा. सो कैन आई से इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन जो है, दिस इज एक्चुअली अ सम ऑफ द लैटिस इंथैल्पी एंड द हाइड्रेशन इंथैल्पी. सो इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू इंथैल्पी ऑफ लैटिस इंथैल्पी एंड द हाइड्रेशन इंथैल्पी, बिकॉज ये प्रोसेस हमारा 2 स्टेप्स में होता है. पहले आयंस बनेंगे कंपाउंड से, उसके बाद आयंस जो है वो वाटर में डिसॉल्व करेंगे एंड दैट एनर्जी इज नोन एज टुगेदर द सम ऑफ 2 इज कॉल्ड द इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन. नाउ नेक्स्ट पार्ट इज लैटिस इंथैल्पी जो है, इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. दिस इज विद द हेल्प ऑफ Born-Haber cycle. Calculation of lattice enthalpy with the help of Born-Haber cycle. So what is Born-Haber cycle? To explain this cycle, I am taking the example of NaCl. We are forming here NaCl. 1 मोल कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड को हम बना रहे हैं. अब 1 मोल आयनिक कंपाउंड हम किससे बनाते हैं? फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स जो इस सब्सटेंस में मेंशन्ड है. 1 मोल आयनिक कंपाउंड को बनाने में जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज नोन एज लैटिस इंथैल्पी. सो लैटिस इंथैल्पी of ionic compound, because lattice is of the ionic compounds only, so यहाँ पे हम बात करेंगे सिर्फ ionic compounds की. Lattice enthalpy of ionic compound is what? It is the enthalpy change. It is the enthalpy change. जब 1 मोल ionic compound को हम डिसोसिएट करते हैं या बनाते हैं, 1 मोल ionic compound, 1 मोल ionic compound dissociates into ions in the gaseous state. In the gaseous state. और इंथैल्पी जो होती है लैटिस इंथैल्पी, जब 1 मोल आयनिक कंपाउंड को बनाते हैं तब भी उसको हम क्या कहते हैं? लैटिस इंथैल्पी. सिर्फ डिफरेंस ये होता है, 1 टाइम इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हीट इज इवॉल्व्ड, अनदर टाइम इट इज द एंडोथर्मिक रिएक्शन वेयर हीट इज रिक्वायर्ड. जब बनाते हैं कंपाउंड तो एनर्जी रिलीज होती है, जब हम डिसोसिएट करते हैं तो एनर्जी उसमें रिक्वायर्ड होती है. तो सिर्फ इतना चेंज होता है फॉर्मेशन एंड डिसोसिएशन में. सो आई एम टेकिंग हियर Na एंड क्लोरीन को रिएक्ट करके वी आर फॉर्मिंग 1 मोल ऑफ दिस आयनिक कंपाउंड विच इज इन सॉलिड स्टेट. तो जब इस कंपाउंड को हम बना रहे हैं, we are forming it from its elements sodium and chlorine. Sodium exists as Na in nature in solid state, while chlorine is gas which exists in a molecular form in the nature. To balance this, I am writing half Cl2. So we are forming this compound. So enthalpy of formation of this compound is how much? minus 411.2 kilojoules per mole होता है. अब इसको समझने के लिए हाउ वी आर फॉर्मिंग दिस 1 मोल ऑफ NaCl, स्टेप बाय स्टेप वी विल सी टू दिस थिंग.
Na solid plus half chlorine is forming NaCl और ये रिएक्शन को हम लिखते हैं enthalpy of formation of this compound. Now step by step. First of all, to form this NaCl solid, Na first has to change to Na gaseous state. अब gaseous state के बाद it will form ion. Ion is in gaseous form, तो इसलिए पहले metal change होगी हमारी gaseous form में. When we change solid to gas, heat is required and that is known as sublimation energy. Plus sign because it is required. Removal of electron from gaseous atom to form ion energy is required, which is called ionization enthalpy. Ionization enthalpy. So Na solid first changes to Na gas. Then from the isolated gaseous atom we remove electron and we are getting this ion in gaseous form. There are two energies involved in this. Now come to this chlorine. This also we have to change to the Cl minus this ion again in gaseous state. अब यहाँ से ये बनाने के लिए is already in a gaseous form. What we have to do? पहले हमें bond break करना है क्लोरीन गैस में. And we have to separate these atoms. हमें atoms को separate करना है. So when we break a bond, then that energy is called dissociation energy. Now for balancing this equation, we just need one atom of Cl, not two atoms. So this energy will be half. Because जब हम bond break कर रहे हैं, we are taking chlorine. Bond break कर रहे हैं, that is called dissociation energy. But after breaking the bond, we just need one Cl only. तो one Cl के लिए that energy will be known as your half of the dissociation energy. तो यहाँ पे half लिखेंगे and we have taken one Cl atom. But अब Cl atom में we will add electron and the energy released here is known as electron gain enthalpy. Remember, this is energy required, this is energy required, this is energy required, while electron gain enthalpy is the energy released. अब दोनों हमारे पास gaseous state में आ गए ions. अब these will combine and they will form this NaCl, 1 mole NaCl. So when 1 mole ionic compound is forming, from its gaseous ions, the amount of energy released here is known as lattice enthalpy. Lattice enthalpy symbol is U. So can I say this whole value enthalpy of formation, this value is equal to sum of all these values? Sublimation energy plus ionization enthalpy plus half of dissociation energy plus electron gain enthalpy and plus U. All these energies sum is equal to enthalpy of formation of this compound. So using this, we will come to know about lattice enthalpy and how we can calculate the lattice enthalpy. So this is about all the different types of the enthalpies of the reaction. That is enthalpy of combustion we have done, enthalpy of formation, enthalpy of neutralization and enthalpy of solution. So this is all for today, and the next video 1 or 2 small topics are there. These we will cover, Hess's law, and then after that I will take the numericals of Hess's law. Thank you so much.